Okay, so welcome back to Aircraft Maintenance Engineering, and I just want to inform you all that finally I've completed my module, and this particular series I'll be continuing even after that also, because I really want to help you people out to complete your module as well. So ये हम लोग एक छोटा मॉड्यूल कर रहे हैं इसमें, छोटा सब मॉड्यूल कर रहे हैं इसमें, ठीक है। वो है कि लाइट के ऊपर। तो मैं अभी जो आपको बेसिकली समझाने जा रहा हूँ ना, और वट एवर आई विल बी टेलिंग यू, सो दैट विल बी डीलिंग विथ द वेरी जीस्ट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। अब से मैं जब भी करवाऊँगा, जो भी करवाऊँगा, जो ट्रिक्स है जिससे कि आप मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम स्टडी कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो और कितना जल्दी आपका वो क्लियर हो सकता है, विच इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरी मॉड्यूल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस 11 के लिए है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरी टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये वाला है माइक टूली का लाइट का चैप्टर है, ठीक है। अब लाइट का चैप्टर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत सारे बुक में मिल जाएगा, ठीक है। बट दिस इज़ द वन विच आई फाउंड टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर DGCA क्वेश्चंस, ठीक है, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स ही कवर अप हैं, ओके। तो ये चैप्टर में क्या है और कैसे मैंने किया है इसको, और मैं क्या ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, वो इसी में रहेगा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है ना। पर्टिकुलरली कुछ वर्ड्स ऐसे हैं विच हैव मार्क्ड एंड दे आर हैविंग अ स्टार और एन एस्ट्रिक मार्क्स, ओके। सो ये स्टार मार्क या अंडरलाइन का लॉजिक क्या है, ये आप हाईलाइट भी कर सकते हो हाईलाइटर से, ठीक है। ये आप खुद करो या फिर आप इसको यूज़ करो, जो मैं ऑलरेडी ड्राइव में लिंक में अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आप कर सकते हो इसको प्रिंट आउट लेके। पहला तो है कि आप अगर सॉफ्ट कॉपी में इंटरेस्टेड हो तो सॉफ्ट कॉपी से कर सकते हो, इफ़ यू कैन नॉट हैव एक्सेस टू प्रिंट आउट, लॉट ऑफ प्रिंट आउट्स। आपको अगर ऑफिस से या कहीं से प्रिंट आउट का मैनेज कर सकते हो तो प्रिंट आउट ले लो, और जल्दी होता है ख़त्म, मैंने देखा है, ठीक है। हार्ड कॉपी में सिलेबस कंप्लीट करना इज़ वेरी ईजी इन हार्ड कॉपी। सो माई फर्स्ट point is that you either get the soft copy or you get the hard copy, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करना है, पहले ये चूज़ करो कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सिलेबस दैट विल कवर। पहले जितना भी मॉड्यूल है ना, उसका जो भी आप कर रहे हो, 11 कर रहे हो या कुछ भी करो, मैं 11 का ही बता रहा हूँ क्योंकि 11 का सीरीज़ है, तो इसका बहुत सारे सब मॉड्यूल्स हैं। जैसे ये लाइट वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा बुक है। तो ये माइक टूली वाला मुझे सबसे अप्रोप्रिएट लगा, जहाँ पे सब कुछ है। अब मैंने ये उठा लिया। इसके बाद मेरा क्या करना है, इसके बाद मुझे सबसे पहले जो करना होगा वो है कि हाईलाइट करना होगा। एक बार आपको इसको पढ़ना है, ठीक है, एक बार आपको इसको पढ़ना है, और ये हाईलाइटेड ऑलरेडी है, तो आपको ये तो हाईलाइटेड वाला ही बस आप पढ़ सकते हो इससे, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कैसे करना है इसको। देखिए, मैं जब ये वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा ना, ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको सामने पढ़ता हूँ, तो आप खुद समझ में आ जाएगा आपको इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है या नहीं है, ठीक है। जैसे लाइटिंग इज इंस्टॉल्ड ऑन एयरक्राफ्ट फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स, ठीक है। कौन सा रीज़न है, सेफ्टी, ऑपरेशनल नीड्स, सर्विसिंग एंड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पैसेंजर्स। द एप्लीकेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट लाइट्स कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इंटू 4 एरियाज। 4 हिस्सों में हम लोग इसको बांट सकते हैं। एक है कि कॉकपिट वाला एरिया, जो फ्लाइट कंपार्टमेंट बोला जाता है। दूसरा है पैसेंजर केबिन, जहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं, ठीक है, अंदर केबिन का। फिर आ गया बाहर वाला, एक्सटीरियर, एंड सर्विसिंग वाला। सर्विसिंग कौन सा होता है, जैसे कोई अंदर में एक छोटा सा जगह है, ठीक है, एफ्ट सर्विसिंग बे हो सकता है, एवियोनिक्स बे हो सकता है, जहाँ पे थोड़ा एक्सेसिबल नहीं एरिया, जहाँ पे कार्गो कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ और दूसरा बे हो सकता है, हाइड्रोलिक बे हो सकता है, न्यूमेटिक बे हो सकता है, दूसरा कुछ बे हो सकता है, जो नॉर्मली व्हील वेल एरिया हो सकता है, जहाँ पे लाइट पहुँचने का चांसेस बहुत कम है। तो उन सब के बारे में बता रहा है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लाइटिंग टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट एंड लाइट्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑन एंड ऑफ स्विचेस, variable resistors and by automatic control circuits. This chapter will review each of these lighting techniques, technologies and the type of equipment used in specific aircraft application, ठीक है। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से बस 3 ही चीज़ हमको समझना है, हाँ 3 ही चीज़ हमको समझना है, वो है कि कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहीं से यही उठ के आ रहा है, और दूसरा कुछ नहीं है। लाइट का ऑन ऑफ स्विच होता है, सबको पता है। रजिस्टर तो लगा ही रहेगा, उसका जो वोल्टेज है उसको कम करने के लिए, बड़ा ज़्यादा करने के लिए, ये इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ये सबको पता है। जो आपको पता है, ठीक है, उसके ऊपर आप फोकस मत करो। जो आपको लग रहा है कि हाँ ये कुछ नया है, उसको अंडरलाइन करके रखो, उसको हाईलाइट करके रखो। उससे क्या होगा, उससे आपको ना
जब आप रिवाइज करोगे तब आप बस वही लाइन को रिवाइज करो, पूरे चैप्टर को मत पढ़ा करो उस टाइम। एक बार है कि बुक ले लो, प्रिंट आउट कर लो उसको, या सॉफ्ट कॉपी में ले लो या कैसे भी ले लो, फिर उसको हाईलाइट करो जैसे मैंने किया है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में कैसे करना है, इस पैराग्राफ में हमको क्या दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पे लाइट होता है, फ्लाइट कंपार्टमेंट होता है कॉकपिट में, फिर कहाँ होता है पैसेंजर केबिन में होता है, फिर कहाँ होता है एक्सटीरियर और सर्विसिंग में, मतलब कार्गो या इक्विपमेंट बे में। हो गया, ये 4 पॉइंट हमने मार्क कर लिया, बस यही इंपॉर्टेंट है यहाँ से और कुछ नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है तो फिर स्टार मार्क कर दो उसको कि हाँ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है, या फिर आपने क्वेश्चन में देखा है कहीं पे कि हाँ ऐसा तो मैंने पढ़ा है कि क्वेश्चन में है था ऐसा कुछ, तो उसको स्टार मार्क कर दो। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो 2 स्टार मार्क कर दो, 3 स्टार मार्क कर दो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है तो उसको वैसे वैल्यू दिया करो, अगर नहीं है तो मत दिया करो उतना वैल्यू। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द लेवल, तो आप खुद उसको सेट करो कि आपको कैसे करना है। इसके बाद क्या है, तो ये सबसे बेसिक फंडा है, जो पूरे जो भी जितना सारा मॉड्यूल होगा, सब मॉड्यूल होगा, कुछ भी हो, आप यही वाला लॉजिक यूज़ करो। एक छोटा सा चैप्टर उठा लो या कोई बड़ा चैप्टर का 2-3 हिस्सा में बांट लो उसको, ताकि कम टाइम में ज़्यादा कंप्लीट कर सको और बहुत जल्दी कंप्लीट कर सको। जितना ज़्यादा पेज आपके सामने रहेगा ना, आपको लगेगा कि अरे यार इतना करना है। ठीक है, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इन योर माइंड। ठीक है, तो फिर आ जाता है उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद ये सब पॉइंट है कि कौन कौन से टाइप का लाइट होता है। इनकैंडेसेंट लाइट होता है, ठीक है, एलईडी होते हैं, फिर इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट लाइट होते हैं, फ्लोरोसेंस होते हैं और स्ट्रोब होते हैं। हो गया, मार्क कर लिया हम लोगों ने। कितने टाइप का लाइट होता है, 5 टाइप का। अब क्या होगा, अब नेचुरली लाइट के जो टाइप्स हैं उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। तो पहले आ जाता है इनकैंडेसेंस, जो हमने पढ़ा है। अब इनकैंडेसेंस है क्या, पहले वो देख लेते हैं। इनकैंडेसेंस इज बेसिकली रेडिएशन ऑफ लाइट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल फिलामेंट। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया इसको। ठीक है, कोई भी घर में जला हुआ जो जो थोड़ा ओल्ड जमाने का, अभी तो सब एलईडी आ गया घर में। ठीक है, जो बल्ब हुआ करते हैं ना, फिलामेंट वाला बल्ब, सबने देखा हम लोगों ने। तो फिलामेंट वाला बल्ब जो है, तो कोई भी एक बल्ब जो अपने फिलामेंट जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, दैट टाइप ऑफ बल्ब इज एन इनकैंडेसेंट बल्ब। ठीक है, तो ये लाइट को तब रेडिएट करेगा जब उसका फिलामेंट के बीच में से, फिलामेंट क्या होता है, वो वेरी थिन स्प्रिंग जैसा एक कॉयल रहता है, तो उसके बीच में से जब टंगस्टन का होता है, वो उसके बीच में से जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाओगे तो क्या होगा, वो ग्लो करेगा। ठीक है, वो ग्लो करेगा, इट विल नॉट मेल्ट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इट विल नॉट मेल्ट। सो व्हाट विल हैपन, इट विल ग्लो, इट विल गिव अस लाइट और वेल एज हीट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हीट के कंसर्न नहीं है, यहाँ पे लाइट ही कंसर्न है हम लोगों का। तो वो वाला पॉइंट हमने मार्क कर दिया है। कब होगा, जब इंक्रीज किया जाएगा उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या होगा कि उसमें जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का, और वो मेटल धीरे धीरे मेल्टिंग पॉइंट की तरफ जाएगा, लेकिन मेल्ट होगा नहीं। ठीक है, तो रेड हॉट बन जाएगा। रेड हॉट बनेगा तो क्या होगा, लाइट इमिट करेगा। यही लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, आपको बस समझना है, एक बार उसको समझ लेना है कि है क्या वो। ठीक है, मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है, टंगस्टन यूज़ हो रहा है, उसको मैंने सर्कल कर दिया, स्टार मार्क कर दिया। फिर सीधे नीचे आ जाओ और बाकी कुछ देखना नहीं है, सीधा नीचे आ जाओ। मेल्टिंग पॉइंट क्या है इस टंगस्टन मटेरियल का, इट इज़ 3659 केल्विन। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी मार्क कर रहा हूँ। नया क्वेश्चन बन रहा है, हो सकता है कि ये भी आ जाए। ठीक है, कि टंगस्टन का कितना मेल्टिंग पॉइंट है। सो इट इज़ 36959 केल्विन। दूसरे बुक में दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन अगर लाइट वाला क्वेश्चन आया तो जान लेना कि यहीं से ये वाला ऑप्शन उठाया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं अब इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस क्या होता है। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस और एलईडी ऑलमोस्ट सेम टाइप के होते हैं। इज अ कंबाइंड ऑप्टिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। इसमें क्या है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का फिनोमेना चल रहा है। कैसे चल रहा है, जब आप कोई भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल, एलईडी में होता क्या है, सेमीकंडक्टर होते हैं। हम लोगों ने मॉड्यूल 4 में पढ़ा है सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, कि उसके बीच में से जब आप उस इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो क्या होगा, वो लाइट को एमिट करता है, लाइट छोड़ता है वो मटेरियल। ठीक है, तो ऐसा कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसके बीच में से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगा तो क्या होगा, वो लाइट छोड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट ऑफ रिकम्बाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक साइड में होल्स रहते हैं, एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, एक साइड पे पॉजिटिव रहता है, दूसरा साइड नेगेटिव रहता है। एक साइड को हम लोग बोलते हैं पी जंक्शन, दूसरे को हम बोलते हैं एन जंक्शन। तो पी एंड एन को मिला के हम लोग का सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, अब ये सिंपल वाला फंडा है। तो इससे क्या है कि लाइट इमिटिंग डायोड जो हो गया एलईडी और फॉस्फर मटेरियल जो है वो ग्लो करना चालू कर देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पैसेज है एक दूसरे के बीच से, ये जो मटेरियल के बीच से ये जो फ्लो करना चालू करेगा ना, तो क्या होगा, उसके बीच में अगर कोई फॉस्फरस मटेरियल रहा या फिर एलईडी लाइट इमिटिंग टाइप ऑफ सब्सटेंस रहा, वो सेमीकंडक्टर का लाइट एमिटिंग वाला हुआ। लाइट एमिटिंग मतलब लाइट छोड़ता है, एमिट करना मतलब छोड़ना। ठीक है, तो वो लाइट को
छोड़ेगा, ठीक है, वो लाइट को छोड़ेगा। तो फिर हम लोग आ जाते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें। अच्छा ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस वही है कि ये पीएन जंक्शन डायोड से बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट तो वही था उसमें कि आप सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करके हम लोग वो बनाते हैं। अब आ जाते हैं फ्लोरेसेंट लैंप्स क्या होते हैं। फ्लोरेसेंट लैंप्स में क्या है, गैस डिस्चार्ज डिवाइसेस होते हैं विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सील ट्यूब। जैसे घर में ट्यूबलाइट होते हैं वाइट वाला, वही है, सिंपल है। इट्स अ सील ट्यूब होता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी एंड द लाइट यू रिक्वायर, ठीक है। तो ट्यूब के अंदर क्या होगा, कोटेड रहेगा अंदर से। ट्यूब का जो अंदर वाला सरफेस है ना, वो कोटेड रहेगा। किससे कोटेड रहेगा, फॉस्फोरस से कोटेड रहेगा, ठीक है। और उसके बीच में रहेगा आपका कोई भी एक इनर्ट गैस, जैसे मरकरी वेपर इनर्ट गैस के साथ मिक्स हुआ होगा। तो मरकरी वेपर, इनर्ट गैस, ये दो चीज़ जब अंदर में मिक्स हो जाएंगे ना, वो जब उसके बीच से, इनर्ट गैस कौन सा हो सकता है, आर्गन हो सकता है, नियॉन होता है। मरकरी वेपर का काम क्या है, ये मरकरी का एक वेपराइज्ड फॉर्म है, मरकरी का एक वेपराइज्ड फॉर्म है। इसके बीच से, इसको जब मैं कोई भी इनर्ट गैस, जैसे इनर्ट गैस मतलब जो रिएक्ट नहीं करते, जो एक बिल्कुल शांत होते हैं, किसी के साथ झगड़ते नहीं है, लड़ते नहीं है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, दोज आर इनर्ट थिंग्स, ठीक है। तो आर्गन हो गया, फिर नियॉन हो गया। ऐसा कोई भी एक टाइप ऑफ गैस के साथ जब मैं मरकरी गैस को मिक्स कर दूंगा, ठीक है, करके मैं क्या करूँगा, उस ग्लास ट्यूब जो है, जो अंदर से कोटेड है, फॉस्फर कोटेड है, फॉस्फर मतलब इज अ ग्लोइंग सब्सटेंस। फॉस्फर के क्लोज आप कोई भी लाइट को लाओगे ना, तो वो लाइट अच्छे से इमिट करता है, बहुत ज़्यादा लाइट इमिट करता है फॉस्फरस मटेरियल, वो थोड़ा शाइनी होता है। तो वो ग्लास ट्यूब जो फॉस्फर से अंदर से कोटेड है, उसके बीच में मैं अगर मरकरी वेपर और इनर्ट गैस को डाल दूंगा, फिर उसमें से मैं अगर दोनों साइड से मैं हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगा, विच विल एनर्जाइज दैट पर्टिकुलर मरकरी वेपर। एनर्जाइज करके वो क्या करेगा, उस वेपर को आयनाइज्ड गैस में कन्वर्ट कर देगा। अब आयनाइज्ड गैस है क्या, नॉर्मली मरकरी वेपर मतलब इट्स मरकरी ओनली, बट इट इज़ इन अ वेपर स्टेट, ठीक है, वेपराइज्ड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। अब जब उसके बीच से और ज़्यादा वोल्टेज पास करवाया जाएगा, तब क्या होगा कि ये आयन फॉर्म हो जाएंगे। आयन मतलब नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। इट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट आयन्स, वन इज अ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, तो आयनाइज्ड हो जाएंगे वो, ठीक है। आयनाइज्ड हो जाने से क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स आर प्रोड्यूस्ड, वही होता है आयनाइजेशन। तो ये जो गैस अब आयनाइज्ड हो गया, इसमें इतना चार्ज है, इतना एनर्जी है कि वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस से सेपरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, होके अपने चारों तरफ ना मूव करना चालू कर देते हैं। मतलब इतना एनर्जी आ जाता है कि न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड रहता है वो टूट जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स छूट के अपने शेल से निकल जाते हैं, ठीक है। निकल जाने के बाद क्या करेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन हो गया आपका आयन, ठीक है, वो हो जाता है आयन, इसी को बोला जाता है आयनाइजेशन। अब ये हो गया जब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं ज़्यादा वोल्टेज पास करवा रहा हूँ, किससे करवा रहा हूँ, मरकरी वेपर के ऊपर से, मरकरी वेपर के बीच से करवा रहा हूँ। मरकरी वेपर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आयनाइज्ड गैस। इतना क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, इतना डेप्थ में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले समझना है। माई पॉइंट इज आप कैसे पढ़ोगे, इफ़ यू नो द राइट अप्रोच, तो फिर वो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, पहले टाइम, सबसे पहला वाला जब टाइम आप पढ़ोगे ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। उससे ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। जब आप रिवाइज करोगे तो दैट विल बी इवन वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग, मतलब इतना टाइम लेगा ही नहीं। जितना टाइम पे आप एक चैप्टर खत्म करोगे ना, उतना टाइम पे आप अगर रिवाइज करोगे, आपको 5 से 6 चैप्टर खत्म हो सकता है आराम से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या होगा, न्यूक्लियस से सेपरेट हो गया, ठीक है। होने के बाद क्या करेंगे, अपना एक खुद का प्लाज्मा बनाएंगे। प्लाज्मा क्या होता है, ये लाइट होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये टाइप ऑफ अ स्टेट होता है जहाँ पे कोई भी एक मटेरियल लाइट के फॉर्म में ग्लो करना चालू कर देता है, ठीक है, आयनाइज फॉर्म में जाने के बाद। नॉर्मली कितने टाइप का फॉर्म होते हैं मैटर का, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। ये वाला होता है कि गैस के भी ऊपर होता है ये लेवल। गैस के फॉर्म में तो था ही मरकरी वेपर, उसमें मैं जब और एनर्जी डाला, उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स उससे पास हुआ, तो क्या हुआ कि वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो गया। एंड इससे क्या है कि दिस रिलीज ऑफ एनर्जी कॉजेज द फॉस्फर। इतना एनर्जी अगर अंदर में फैल जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो अंदर का जो फॉस्फोरस का मटेरियल है ना, उसको उसमें जाके जैसे रिफ्लेक्ट करेगा, वो ग्लो करेगा। भी मैंने पहले ही बोला है, वो जैसे ग्लो करता है क्या करेगा, वो लाइट प्रोड्यूस करेगा बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ वो लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो लैम्प्स होते हैं, दिस रिक्वायर्स अ बॉलस्ट रेजिस्टर टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ एनर्जी। अब इसमें क्या है कि हम लोगों को फ्लो ऑफ एनर्जी जो है, ये तो
अगर हम लोग एक कांस्टेंट देंगे तो ये तो कंटिन्यूअसली ये आयनाइजेशन होता रहेगा, प्लाज्मा क्रिएट होता रहेगा, तो क्या होगा कि इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा हीट की हो सकता है कि गर्मी के कारण ग्लास ही टूट जाए, ग्लास फट सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, डेंजरस एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंसेस, ठीक है। तो इसको सब कुछ को कंट्रोल में भी रखना है, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, लाइट का इंटेंसिटी कंट्रोल में रखना है, उसको भी ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, हैज़र्ड्स नहीं कॉज करने हैं। तो इसके लिए क्या है कि रेजिस्टर्स है। रेजिस्टर बाय द नेम इट्स यू कैन अंडरस्टैंड, वो रेजिस्ट करता है, कोई भी एक फ्लो ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करता है, वो जाने नहीं देता है, रोक के रखता है, ठीक है। उसको बोलता है कि अभी तुमको इतना जल्दी से नहीं जाना है, तुमको इतना स्पीड से जाना है, ठीक है, ताकि वो कंट्रोल में रहे। तो दैट इज़ द वर्क ऑफ रेजिस्टर, ठीक है। तो इतना हो गया आपका फ्लोरोसेंट का। तो सिंपल है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, मरकरी वेपर रहता है, किसके अंदर रहता है, एक फॉस्फर कोटेड, अंदर से फॉस्फर कोटेड एक ट्यूब रहता है, उसके अंदर मरकरी गैस रहते हैं, मरकरी वेपर रहते हैं, और वेपर के साथ कौन सा वाला मिक्स होता है, इनर्ट गैस। क्यों रहता है अभी इनर्ट गैस? इनर्ट गैस रहने का कारण है कि ताकि मरकरी वेपर रिएक्ट ना करे, नॉर्मल टाइम पे रिएक्ट ज़्यादा ना करे, उसको थोड़ा बैलेंस रखने के लिए वो वाला गैस को उसमें डाला गया है, ठीक है। अब ये वेपर जब नॉर्मल इनिशियल स्टेज पे रहते हैं, जब उसमें लाइट नहीं ऑन करते हम लोग, ऑफ रहते हैं, तो वो नॉर्मल रहता है गैसियस फॉर्म में। जैसे हम लोग उसमें से लाइट पास करवाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो क्या होता है कि वेपर जो है वो आयनाइज्ड हो जाता है, फिर वो प्लाज्मा क्रिएट करता है। प्लाज्मा क्या करेगा, जाके हिट करेगा फॉस्फोरस के वॉल को, फॉस्फोरस वाला जो कोटिंग है वो ग्लो करेगा तो लाइट प्रोड्यूस होगा। दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है। फिर चले आते हैं, तो यहाँ पे मैं, आप नोटिस करोगे मैं कौन कौन सा पे पॉइंट पे मैंने स्टार मार्क किया है कि फॉस्फर कोटेड रहता है, आयनाइजेशन होता है, प्लाज्मा क्रिएट करता है। फिर देखिए लास्ट में मैंने किया है बॉलास्ट रजिस्टर रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा वाला रजिस्टर यूज़ किया जाता है, ठीक है। थायरिस्टर होता है, थर्मिस्टर होता है, या फिर बॉलास्ट रजिस्टर होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बॉलास्ट रजिस्टर पे टिक करना है आपको। फिर आ जाते हैं स्ट्रोब लाइट पे। स्ट्रोब लाइट में क्या है, इट इज़ अ फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉल डायमीटर, छोटा डायमीटर, टिपिकली 5 mm नॉर्मली। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिमम कितना डायमीटर होता है स्ट्रोब लाइट का, 5 mm होता है। एक सील्ड क्वार्ट्ज और ग्लास, ग्लास तो आपको पता है, क्वार्ट्ज भी एक ग्लास जैसा मटेरियल होता है, उसके अंदर एक सील्ड मतलब टोटली क्लोज रहता है, ग्लास कवरिंग या क्वार्ट्ज कवरिंग के बीच में, एनवेलप के बीच में या ट्यूब के बीच में, छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, जिनॉन गैस रहते हैं। अब ये जिनॉन गैस क्या है, ये भी एक सॉर्ट ऑफ इनर्ट गैस ही है, लेकिन ये वाला इनर्ट गैस में अगर आप 400 वोल्ट डीसी सप्लाई करोगे, 400 वोल्ट डीसी, एसी नहीं है, डीसी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डीजीसी सवाल है कि स्ट्रोब लाइट में कौन सा वाला इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूज़ होता है, एसी होता है, डीसी होता है, क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज डीसी नॉट एसी, ठीक है। 400 वोल्ट डीसी नहीं जब तक सप्लाई करोगे तब तक क्या होगा, ये जो जिनॉन गैस है ये तो इनर्ट गैस है, इसके बीच में से उतना ज़्यादा वोल्टेज पास नहीं होगा, डायरेक्ट करंट, तो क्या होगा, वो ग्लो नहीं करेगा। अगर वो ग्लो नहीं करेगा तो काम हम लोग का हुआ नहीं, ठीक है। तो जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ उसके बीच से, तो क्या होगा, विंग टिप में ये लगा रहता है। फिर विंग टिप में आप देखे होंगे कि ये वाइट कलर का, स्पेशली नाइट में जब फ्लाई होता है, आपने नोटिस किया होगा, वो एक वाइट कलर का लाइट रहता है जो जलता और बुझता है कंटिन्यूसली, ऑफ ऑन होता रहता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर उसका भी एक पर्टिकुलर रेट होता है जिस रेट से वो ऑफ ऑन होता रहता है, ठीक है। अब वो कितना रेट है, क्या है, नहीं है, सब लोग हम लोग देखेंगे। अब जिनॉन इज व्हाट, जिनॉन इज एन इनर्ट गैस और नोबेल गैस, बस इतना ही जानना है इसमें से, और कुछ नहीं जानना है, ठीक है। फिर हम लोग नीचे चले आते हैं, और क्या देखना है हम लोग को, 400 वोल्ट ये जो डीसी सप्लाई है, ये 400 वोल्ट डीसी सप्लाई में क्या है, ये जहाज में तो कहीं भी नहीं है 400 वोल्ट डीसी सप्लाई, राइट। 400 वोल्ट डीसी सप्लाई, what we do is we convert our normal power supply to 400 volt DC supply. That we can do from AC also by converting that into DC and then finally to 400 volt DC, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम लोग कोई भी एक 28 वोल्ट DC का अगर सप्लाई है, या फिर 24 वोल्ट DC का जो भी आपके पास सप्लाई है, उससे आप क्या कर सकते हो, उससे भी आप 400 वोल्ट DC बना सकते हो, ठीक है। ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, अगर एसी से कर रहे हैं तो फिर रेक्टिफायर वगैरह जो भी है वो सारा सब कुछ चाहिए होगा हम लोग को सर्किट में, ठीक है। उसको स्टेप डाउन स्टेप अप जो भी करना है करके फिर आपको उसको 400 वोल्ट डीसी पे लाना है। तो ये जो पावर पैक होता है ये क्या करता है, ये इतना पावर प्रोड्यूस कर सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकते हैं उससे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या कर सकते हैं, विच इज़ हार्मफुल फॉर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी
जैसे मैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक कंपास हो गया, दूसरा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि मैग्नेटिक इम्पैक्ट आ सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पैक्ट के कारण वो ख़राब हो सकता है या रॉन्ग रीडिंग दे सकता है हम लोगों को, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पे ये 400 वोल्ट का सप्लाई है और जहाँ पे हम लोगों का एक्चुअल लाइट है, ये जो गैप है, ये जो इसमें से जो वायर या कनेक्टर जो जा रहा है ना, उसको हम लोग को शील्ड करना है, शील्डेड केबल डालना है वहाँ पे। शील्डेड केबल क्या होता है कि मेटल का एक शील्डिंग रहता है उसके ऊपर। उसका काम क्या होता है कि अंदर जब वो 400 वोल्ट डीसी सप्लाई काम करेगा, तब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज के कारण देयर विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर हम लोग उसको मेटल का कोई भी एक ब्रेडेड शील्ड के अंदर अगर डाल देंगे, मेटल के केज में, आपने घर में देखा होगा केबल लाइन का जो तार रहता है ना, उसके ऊपर भी मेटल का कवरिंग रहता है, ठीक है। मेटल का वायर के मेश के अंदर से वो अंदर का जो एक जो कॉपर वायर आता है वो निकल के बाहर आता है, ठीक है। कोएक्सियल केबल जैसा होता है वो। तो वो शील्डेड मेटल केबल का काम क्या है कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वो प्रोड्यूस कर रहा है 400 वोल्ट डीसी जो छोड़ रहा है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बाहर ये मेटल कोटिंग का या शील्डेड कोटिंग का फ़ायदा यही होता है कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है और मिनिमम इफेक्ट कॉज करता है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को नहीं होने देता है या फिर बहुत मिनिमम होने देता है कि जो इफेक्ट नहीं करेगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। ये आपका एक सर्किट है, आप देख सकते हो 28 वोल्ट डीसी बस है, उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक ट्रिगर वाला सर्किट डाल दिया है। ट्रिगर का काम क्या है कि 400 वोल्ट डीसी प्रोड्यूस करता है वो, फिर वो आपको चला जाता है ये ग्लास फील्ड जो ट्यूब है जिसके अंदर जेनॉन गैस है, उसको वो हीट अप करेगा, फिर वो क्या करेगा, वो लाइट को इमिट करेगा। जब वो थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा फिर इमिट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं वो क्या है, वो ये है कि शॉर्ट वेवलेंथ होता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं, यूवी रेडिएशन होते हैं और शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ मीन्स व्हाट, इट इज़ हैविंग वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब वेव का लेंथ छोटा होगा ना तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी बड़ा होता है तो लेंथ छोटा हो जाता है कोई भी एक वेव का, ठीक है। तो शॉर्ट वेवलेंथ्स हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज करते हैं। फिर हाई इंटेंसिटी वाइट फ्लैश देते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये लगाना ज़रूरी इसलिए है, और नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि ग्रीन लाइट रहता है राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में रहता है रेड लाइट, और पीछे रहता है एक कलरलेस नॉर्मली उसको बोला जाता है, लेकिन वो वाइट कलर का ही होता है, टेल में रहता है वाइट लाइट। अब ये तो कांस्टेंट जलता रहता है, ठीक है, जो नेविगेशन का काम कर रहा है, ठीक है। कौन से साइड में कौन सा साइड में क्या लगा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक एयरक्राफ्ट को आप आसमान में लोकेट कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ ये लगा रहता है तीनों जगह पे। वो ग्रीन लाइट के साथ भी एक लगा रहेगा, रेड लाइट के साथ भी एक लगा रहेगा, 2 विंग टिप के, ठीक है, और एक पीछे टेल प्रूफ के वहाँ भी लगा रहेगा ये वाला। तो क्या होगा, इट इज़ लाइक एन एंटी कोलिशन लाइट ऑल्सो। वो थोड़ा अटेंशन को ड्रैग करता है क्योंकि वो जलता और बुझता रहता है, इसलिए क्या होता है कि अटेंशन ड्रैग होता है, आंखों में आता है वो दूसरे जहाज में जो पायलट उसको फ्लाई कर रहा है उस क्रू के आंखों में आ जाएगा कि अरे यहाँ पे तो लग रहा है कि कुछ जल रहा है और बुझ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ है, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट लाइट हो गया, ग्रीन हो गया या रेड हो गया, हो सकता है कि दैट में गो आउट ऑफ योर विजन, ठीक है। आपका जो विजन है ना, आई साइट है, उससे हो सकता है कि वो निकल जाए क्योंकि वो कांस्टेंट लाइट है, यू मे मिस इट आउट। लेकिन अगर कुछ जल रहा है और बुझ रहा है कंटिन्यूसली, उसको आप इतना जल्दी मिस नहीं कर सकते। दैट इज़ एन अटेंशन गेटर, वो आपका अटेंशन सीक करता है, अपने तरफ खींचता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला ऐसे तरीके से बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 पॉइंट जहाँ से DGCA का सवाल आ चुका है, जैसे 400 वोल्ट DC इज़ यूज फॉर स्ट्रोब लाइट्स इज़ डेंजरस, बहुत डेंजरस होता है, टेक ऑल नेसेसरी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, ठीक है, ये एक पार्ट है। दूसरा जो एक पॉइंट जो क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है वो है कि कोई भी मॉइस्चर हो, ऑयल हो, लिक्विड हो, उससे हम लोगों को क्या करना है, स्ट्रोब लाइट को नहीं टच करना है। कोई भी लिक्विड से हम लोगों को या लिक्विड जैसे कोई सब्सटेंस से हम लोगों को स्ट्रोब लाइट के ऊपर हाथ नहीं रखना है। उससे क्या होगा, वो लिक्विड जब सरफेस के ऊपर लग जाएगा तो क्या होता है, वहाँ पे लोकल हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं। ये इतना बिकॉज दिस इज हैविंग व्हाट 400 वोल्ट DC, बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है,
ठीक है। हाई इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट रेज जब प्रोड्यूस करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। वो ग्लास वाला जो ऊपर का जो शील्ड रहता है, सरफेस रहता है, उसके ऊपर आप कोई भी लिक्विड डालोगे तो क्या होगा, वो लिक्विड लोकल हॉटस्पॉट क्रिएट करेंगे। हॉटस्पॉट मतलब जैसे इंजन में भी होते हैं कि एक पर्टिकुलर छोटे जगह पे ना हाई हीट डिपॉजिट करना चालू कर देगा, ठीक है। हीट जो है वो रिलीज नहीं होगा एयर में सॉरी। तो क्या होगा उस टाइम, अगर हीट रिलीज नहीं हुआ तो प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे अगर हीट जमा हो गया तो वहीं पे वो क्रैक होने का चांसेस है, ठीक है। सो इट शुड नॉट बी टच्ड विथ एनी मॉइस्चर, एनी ऑयल, एनी अदर लिक्विड टाइप ऑफ एन सब्सटेंस। ओके फिर अब कहाँ पे क्या लाइट है, ये हो गया कितने लाइट है, क्या है, नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद होता है कि क्या लाइट है, कहाँ पे है, क्या नहीं है, ये मैं दूसरे पॉइंट में करवाऊंगा। ये वीडियोस जो है मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको देखने में भी आसानी हो, ठीक है। जल्दी जल्दी आप ख़त्म कर सकते हो। तो मेरा लॉजिक अब वही रहेगा। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपको जो कैसे करना है वो मैंने तरीका ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स बताते रहूँगा, ठीक है। लॉजिक यही है कि आपको बस एक बार अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, फिर इमीडिएटली उसको अंडरलाइन कर देना है आपके खुद के तरीके से, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे, ठीक है। या फिर आप ये वाले जो नोट्स हैं आप इसको भी ले सकते हो डाउनलोड करके, प्रिंट आउट कर लो, सॉफ्ट कॉपी में पढ़ लो, सारे मार्क्ड हैं, मार्क करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर टाइम कम है तो आप कर सकते हो, कोई स्टूडेंट है तो वो खुद के लिए भी कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हो। जो फील्ड में काम कर रहे हो आप लोगों के लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट यही है कि ये पर्टिकुलर चीज़ आप प्रिंट आउट कर लो, या आपके फ़ोन में ले लो, लैपटॉप में ले लो, कहीं भी ले लो। काम के बीच बीच में ना बस देखते रहो इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है, कौन से वाले पॉइंट अंडरलाइन है, बस उतना ही पढ़ा करो, ठीक है। बार बार एक चीज़ को पढ़ते रहोगे ना तो क्या होगा कि इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर इट। कोई भी एक चीज़ को हम लोग जब बार बार करते हैं तो क्या होता है कि द साइकोलॉजी बिल्ड्स अप इन सच अ वे दैट वी डोंट हैव टू देन कीप ऑन रीडिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। हम लोग जब एक ही चीज़ को बार बार करते हैं तो मसल मेमोरी डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन सही वाला पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। दैट शुड बी द लॉजिक। ज़्यादा सिलेबस देखोगे तो लगेगा डर, लगेगा अरे इतना सारा कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। डीजीसीए पूरे सिलेबस से कभी भी आपको नहीं दे पाएंगे सवाल। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही ना आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइन हमको पढ़ने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। हमको जब फील्ड में काम करना है वी शुड नो द पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन क्या है इतना ही जानना है हमको। तो उसके लिए उतना ही पढ़ो जितना ज़रूरी है और उतना ही समझो, अच्छे से समझो। और बार बार उसको पढ़ने से क्या होगा, आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा, परमानेंटली बैठ जाएगा। बस एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप खुद के नॉलेज के लिए भी वो परमानेंटली बैठ जाएगा। मैं बार बार यही टिप्स दूंगा और सारे वीडियोस में भी बताते रहूँगा कैसे करना है, नहीं करना है। तो आप एक चीज़ फॉलो करो कि मैंने कैसे अंडरलाइन किया है इसको, ठीक है। तो खुद देख सकते हो क्या क्या है, नहीं है। मैं एक बार बस दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या किया था, मैंने स्टार मार्क किया था जगह जगह पे। जो जो स्टार मार्किंग वाला पॉइंट है ना, बस उसी को बार बार देखते रहो। यहाँ से अगर नया क्वेश्चन भी बनेगा ना तो कुछ मिस आउट नहीं होने वाला है, मैं आपको कह सकता हूँ। मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स हैव बीन कवर्ड। वो बीच बीच में जो गैप मैंने छोड़ा है जहाँ पे मैंने कुछ नहीं अंडरलाइन किया है, ये आप चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन वहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, ठीक है, जो सवाल में आ सकता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट इट। मैं ये वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ आज तक, और फिर नेक्स्ट पार्ट लाइट का आ जाएगा। मैं उसमें थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा इसके बाद, ठीक है। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहूँगा। दूसरा मैं कोशिश कर रहा हूँ इंजन का सीरीज़ भी लाऊँ इसके साथ साथ। तो जिसको इंजन के सीरीज़ में ज्वाइन करना है या कुछ भी करना है, आप नीचे लिख सकते हो कमेंट में। आपको अगर लिंक चाहिए तो मैं लिंक क्रिएट करके फिर आपको यहाँ पे भेज दूँगा। बाकी ये ड्राइव में ये वाला आपको PDF मिल जाएगा आपके लिए, ठीक है। ड्राइव में सब कुछ अवेलेबल है। जो ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया है, ग्रुप का लिंक भी रहेगा, ठीक है, ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो आप। ओके, शेयर करते रहो सबके साथ, सब लोग एक साथ पढ़ा करो तो और मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा नॉलेज स्ट्रांग होता है एक साथ पढ़ने में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ सोचते होंगे कि आपको लग रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वैसे नहीं कर रहा है, ठीक है। आपके किसी दोस्त को समझ में आ गया होगा, तो उसके साथ जब आप डिस्कस करोगे ना तो दैट बिकम्स ईजियर फॉर बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू विल हैव द सेम नॉलेज एंड देन दैट पर्टिकुलर टाइम डिस्कस करने के बाद। सो ये भी बीच बीच में किया करो, ठीक है। जिसको आता है या जो जानता है उसके साथ बातचीत किया करो, तो उससे भी बहुत कुछ निकल जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।